नमस्कार, न्यूज आवर के खास कार्यक्रम आमना सामना में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिनय सिंह चौहान। मध्य प्रदेश की 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की वोटिंग पूरी हो चुकी है। अब 23 नवंबर का इंतजार है जब प्रत्याशियों की किस्मत का पिटारा ईवीएम खोलेगी। इससे पहले सियासत गर्मा गई है। विजयपुर विधानसभा क्षेत्र में वोटिंग के दौरान हुए विवाद और मारपीट को लेकर सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस जहां सरकार का घेराव करती हुई नजर आ रही है तो वीडी शर्मा ने पलटवार किया है। तो चलिए शुरू करते हैं उपचुनाव पर आमना सामना। उपचुनाव का दंगल, सियासी बयानबाजी। एमपी उपचुनाव का दंगल। विजयपुर में वोटिंग के बीच भिड़े 2 गुट, जमकर चले लाठी डंडे, हुआ पथराव। पीसीसी चीफ ने लगाए गंभीर आरोप। विजयपुर में भाजपा की शाह पर बवाल। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने उठाए सवाल। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा का पलटवार। हार के डर से कांग्रेस में बौखलाहट। दबाव की राजनीति कर रहे कांग्रेसी। एमपी में नहीं चलेगी दबाव और गुंडिज्म की सियासत। कांग्रेस हमेशा करती आई है झूठ की सियासत। भाजपा नहीं लेती कभी अपने हाथ में नियम कानून। बता दें, विजयपुर वोटिंग के बीच जमकर हंगामा हुआ है। बताया जाता है कि यहां 2 पक्षों में पथराव हो गया। दोनों के बीच जमकर लाठी डंडे भी चले। इस घटना में 4 लोग घायल हो गए हैं। एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर बूथ कैप्चरिंग के भी आरोप लगाए हैं। एमपी कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर पोस्ट कर लिखा था कि मध्य प्रदेश में लोकतंत्र अपनी आखिरी सांसें ले रहा है। विजयपुर विधानसभा में रामनिवास रावत के गुंडों ने मतदान करने से लोगों को रोका है। वहीं उपनेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे ने भी गंभीर आरोप लगाए हैं। आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि विजयपुर में खुलेआम गुंडागर्दी की गई, आदिवासियों को वोट डालने से रोका गया। बुधनी में तो शांतिपूर्ण मतदान चल रहा है जितना मेरे संज्ञान में है, लेकिन विजयपुर में भारतीय जनता पार्टी के गुंडों के द्वारा और शासन के जो चिन्हित अधिकारी जिनको लेकर के गए थे वहां गुंडागर्दी आतंक फैलाने के लिए, उनके संरक्षण में वहां पे लूट की जा रही है। तौर पे जहां दलित समाज और आदिवासी समाज की जनसंख्या ज्यादा है, इन गांव में विशेष रूप से वहां के गुंडे, कुछ राजस्थान के, कुछ वहां लोकल के गुंडे जो है जाकर के उनको वोट डालने से रोक रहे हैं या उन पे जोर जबरदस्ती कर रहे हैं कि वो बीजेपी के ही पक्ष में मतदान करें। इसके लिए कल भी हम लोगों ने चुनाव आयोग से शिकायत करी थी। कल रोक लगानी चाहिए। चुनाव आयोग क्यों इन घटनाओं पे मौन धारण करे बैठा है, ये सोचने का विषय है। नजरबंद करना कोई नई परंपरा नहीं है, पहले भी किया है। अटेर के उपचुनाव में भी ये हो चुका है और चंबल में अमूमन इस तरह का किया जाता है कि दोनों प्रत्याशियों को नजरबंद कर दिया जाता है। लेकिन प्रत्याशी के संरक्षण में जो भाजपा के प्रत्याशी हैं, उनके परिवार के लोग और उनके रिश्तेदार और जो उनके गुंडे तत्व के लोग हैं, जो उनके पार्टी के कह लें या उनसे जुड़े हुए लोग, वो तो खुलेआम गुंडागर्दी मचा रहे हैं। कांग्रेस के प्रत्याशी को बेचारे को बैठा लिया है और इनके जितने गुंडे तत्व के लोग हैं वो आदिवासी और दलित समाज के लोगों की पोलिंगों पर जा रहे हैं और पुलिस कोई एक्शन नहीं ले रही है। इधर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने विजयपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर कहा कि कांग्रेस उपचुनाव में हार रही है, जिससे वह बौखला गई है। उसके नेता दबाव की राजनीति कर रहे हैं। वीडी शर्मा ने कहा कि वे कांग्रेस नेताओं को जवाब देने के लिए आए हैं। दबाव और गुंडिज्म की राजनीति मध्य प्रदेश में नहीं चलेगी। कांग्रेस के आरोप को निराधार बताते हुए वीडी शर्मा ने कहा कि कांग्रेस हमेशा झूठ की राजनीति करती आई है, जबकि बीजेपी कभी अपने हाथ में नियम और कानून नहीं लेती। कांग्रेस पार्टी ने विजयपुर के उपचुनाव में हार की बौखलाहट से जिस प्रकार से योजनाबद्ध तरीके से आदिवासी भाई और बहनों को दबाव की राजनीति करने के लिए योजनाबद्ध तरीके से जो गुंडिज्म किया है, और फिर आकर के कांग्रेस के नेता जो लगातार क्षेत्र में दबाव की राजनीति करना चाहते हैं, मैं भी उसका जवाब देने के लिए आया हूं कि किसी प्रकार से कांग्रेस के इस प्रकार के गुंडिज्म दबाव की राजनीति नहीं चलेगी। और जिस प्रकार से वातावरण का निर्माण करने का प्रयास जो कांग्रेस ने किया है, ये दुर्भाग्यजनक है। कांग्रेस हार के डर के कारण हमेशा से इनके हाथ में हमेशा यही रहा है
झूठ बोलना, लगातार झूठ की राजनीति करना और दबाव की राजनीति करने का जो प्रयास उन्होंने किया है, उसका जवाब उन्हें जनता तो दे ही रही है। मैं प्रशासन से भी इस बारे में बात करूंगा कि कांग्रेस के तथाकथित नेता कल रात तक विजयपुर के अंदर कैसे रुके, इसका भी जवाब देना होगा और इस पर भी कड़ी कार्रवाई करनी। चलिए, आमना सामना में आज हमारे साथ चर्चा करने के लिए अजय सिंह यादव प्रवक्ता भाजपा से, रितेश त्रिपाठी प्रवक्ता कांग्रेस से और आदित्य नारायण उपाध्याय वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है आमना सामना में इस चर्चा में शामिल होने के लिए। पहला सवाल कांग्रेस से, और चर्चा की शुरुआत भी हम कांग्रेस से ही करते हैं। क्या कांग्रेस रावत के बगैर, रावत के ही खिलाफ जीत पाएगी? रितेश जी। रितेश जी, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? आपको आवाज, मेरी आवाज मिल रही है? मैं सुन रहा हूं। आप तक मेरी आवाज आ रही है? जी जी। देखिए, अभी मैंने बीडी शर्मा जी का स्टेटमेंट सुना जी। मैं आपके माध्यम से प्रदेश की 7.5 करोड़ जनता से पूछना चाहता हूं। वो बार बार पूछ रहे थे कांग्रेस जवाब दे। बीडी शर्मा जी अगर भारतीय लोकतंत्र संविधान की परिभाषा को पढ़ के आते तो उनको इस बात को भली भांति एहसास होना चाहिए कि जिम्मेदारी और जवाबदेही सत्ता की बनती है, शासन की बनती है, ना कि नेता प्रतिपक्ष की बनती है। पहली बात। नंबर 2, जो चुनाव आयोग एक दिन में दो बार महाराष्ट्र के नेता प्रतिपक्ष उद्धव ठाकरे के विमान की चेकिंग करवा सकता है, दो बार एक ही दिन में हेमंत सोरेन के पूरे घर की चेकिंग करवा सकता है, वो चुनाव आयोग के रहते हुए मध्य प्रदेश में राजस्थान के हिस्ट्री सीटर जो कुख्यात अपराधी हैं वो हथियारों के साथ विजयपुर में घुसकर आदिवासी समाज के भाई बहनों के ऊपर जोरदार हमला बोलते हैं, गोलियां चलाई जाती है। और लंबे समय से कांग्रेस के नेताओं ने, चाहे उप प्रतिपक्ष हेमंत कटारे जी रहे हो, चाहे उमंग सिंगार जी हो, कदम कदम पर इस बात के लिए सवाल उठाए हैं कि यहाँ के जो विजयपुर के जो एसपी और कलेक्टर हैं उनका ट्रांसफर किया जाना चाहिए। वो लोग बीजेपी एजेंट की तरह काम कर रहे हैं, परंतु चुनाव आयोग के कान में जू तक नहीं रहेगी। नंबर 3, कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में जो मोहन यादव की 11 महीने पुरानी सरकार है उसमें लॉ एंड ऑर्डर का पूरी तरह से फेलियर दिखाता है, रसातल में चली गई है। और भारतीय जनता पार्टी सरकारी मशीनरी का उपयोग करके, एसपी, कलेक्टर, आशा कार्यकर्ता, शिक्षक सबका उपयोग करके, मात्र बूथ कैप्चरिंग करके, और आज जिस तरह का माहौल था, चाहे आपका बुधनी में रहा हो और चाहे आपके विजयपुर में रहा हो, एक आतंक के साए में लोग घर से निकलकर वोट डालने की कोशिश कर रहे थे। पर भारतीय जनता पार्टी को जनता मुंहतोड़ जवाब देगी। जो इनके मन में हसरत है कि जनता को दबाकर हम वोट पा लेंगे, तो लोकतंत्र में जनता की ताकत बहुत मजबूत होती है। शायद इस बात का एहसास इस बार भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को होगा। और लोकतंत्र के साथ जो खिलवाड़ कर रही है भारतीय जनता पार्टी, आने वाले दिनों में इसकी बहुत बड़ी कीमत भारतीय जनता पार्टी को चुकानी पड़ेगी। आपके माध्यम से मैं प्रदेश की जनता को बोलना चाहता हूँ। ठीक, इसी के साथ मैं अजय सिंह यादव जी का रुख करना चाहूंगा। अजय जी, जिस तरह आप पर आरोप लगे कि कैंपेन की शुरुआत से ही आप पर चुनाव प्रभावित करने के आरोप लगे, इसी के साथ ही चुनाव घोषित होने से पहले चुनाव जीतने के लिए आपने रामनिवास रावत को मंत्री बना दिया, इस प्रकार के भी आरोप आप पर लगे, और जिस तरह से आपने रितेश त्रिपाठी के आरोपों को भी सुना, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी बुधनी और विजयपुर दोनों उपचुनाव लंबे अंतर से जीतने जा रही है, क्योंकि चुनाव में जो मुद्दे होते हैं जिनके आधार पर जनता वोट देती है वो पूरी तरह भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। हम प्रधानमंत्री मोदी जी और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी की गरीब कल्याण की नीतियों के आधार पर चुनाव लड़े हैं। चाहे लाडली बहना योजना हो, चाहे राशन योजना हो, चाहे आवास योजना हो, चाहे आयुष्मान योजना हो, सभी के हितग्राहियों का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को लगातार मिल रहा है और इन उपचुनावों में ही मिल रहा है। जनता को हमने डिलीवर किया है, इसलिए जनता का आशीर्वाद हमारे साथ है। ये बेहद दुखद है कि कांग्रेस पार्टी, जिसके पास ना नेता है, ना नीति है, ना नेतृत्व है, यहाँ तक कि चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार भी नहीं है, तो ऐसे में लोकतांत्रिक मूल्यों को अपमानित करने की कोशिश करते हैं, संस्थानों पर सवाल उठाते हैं। मैं कांग्रेस के नेताओं से पूछता हूं कि 1 महीने पहले जम्मू कश्मीर में चुनाव जीते तो वो निष्पक्ष है, तेलंगाना भी निष्पक्ष है,
कर्नाटक भी निष्पक्ष है, राहुल गांधी अमेठी रायबरेली जीत जाए तो वो भी निष्पक्ष है। तो ये कैसे राजनीति आप लोग करते हैं? हार जीत चलती है, लेकिन इस तरह से लोकतांत्रिक संस्थानों को अपमानित करने की कोशिश नहीं करना चाहिए। आज बेल्लारी में भी उपचुनाव हुआ है तो कांग्रेस पार्टी वहां भी सवाल उठाए, लेकिन वहां इनका अल्पसंख्यक वोट बैंक है तो वहां इन्हें कोई आपत्ति नहीं है चुनाव प्रक्रिया में। कांग्रेस पार्टी असल में मैदान से बाहर है, भारतीय जनता पार्टी लंबे अंतर से जीत रही है। और रही बात निष्पक्षता की, आज निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन के तहत जहां कांग्रेस के उम्मीदवार को पुलिस ने निगरानी में रखा, तो भाजपा उम्मीदवार रामनिवास रावत जी को सुबह 6 बजे से पुलिस ने निगरानी में रखा और वो कहीं भी विजिट नहीं कर पाए। ठीक। जीतू पटवारी जी श्योपुर में बैठे रहे दिन भर और वो विजयपुर में घुसने की कोशिश कर रहे थे। उसके बाद हमारे नेता बीडी शर्मा जी का पूर्व निर्धारित कार्यक्रम था, उन्हें शिवपुरी से श्योपुर जाना था, लेकिन प्रशासन ने उन्हें रोक लिया रास्ते में, तो वो रुक गए। उन्होंने किसी तरह का कोई प्रयास नहीं किया, लेकिन हमने कोई प्रशासन पे आरोप नहीं लगाए। ये प्रशासन का दायित्व है किस तरह से निष्पक्ष चुनाव करवाना है, नियम कायदों का पालन करवाना, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का पालन करवाना। कांग्रेस के नेताओं से तो मेरी एक ही अपील है कि 23 नवंबर को चुनाव परिणाम स्वीकार करना, उस दिन निर्वाचन आयोग मशीनरी संस्थानों पे ठीकरा ना फोड़े, जनता के जनादेश को स्वीकार करना सीखें। ठीक है, इसी के साथ हम आदित्य नारायण जी वरिष्ठ पत्रकार का भी प्रतिक्रिया जान लेते हैं। आदित्य नारायण जी, मध्य प्रदेश में 2 जगह उपचुनाव होते हैं। बुधनी में लगभग शांतिपूर्ण उपचुनाव हुआ, चुनाव में मतदान हुआ, लेकिन विजयपुर में हिंसात्मक घटनाओं की खबरें निकलकर सामने आई, बूथ कैप्चरिंग की खबरें निकलकर सामने आई। आखिर ऐसा क्यों? देखिए, ये जो आप कह रहे हैं कि बुधनी में शांतिपूर्ण मतदान हुआ, ये बात भी कुछ हद तक गलत है। ये बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही खबर है। मेरे पास वीडियो है। रमाकांत भार्गव जी जो भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी हैं, शाहगंज के निवासी हैं, और शाहगंज में इतना बड़ा बवाल हुआ कि लोगों ने शिकायत की बूथ में लोगों को जो है वोटिंग नहीं किया जा रहा है और कांग्रेस के एजेंट को अंदर बैठने नहीं दिया जा रहा है। उसके बाद वहां कार्रवाई हुई और कुछ देर तक जो है मतदान भी रुका। उसके बाद मतदान फिर दोबारा सुचारू रूप से हुआ। कल ही जो है रमाकांत भार्गव जी के जो बीजेपी प्रत्याशी, उनके सुपुत्र का एक वीडियो भी वायरल हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि बुधनी में शांतिपूर्ण चुनाव हुआ है। दरअसल मध्य प्रदेश जो शांति का टापू कहा जाता है, सभी जानते हैं कि ये जो उपचुनाव है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है मध्य प्रदेश में स्थिर सरकार है और केवल 2 सीटों के उपचुनाव के परिणामों से सरकार के स्थायित्व पर कोई असर पड़ने वाला नहीं है जी। लेकिन तो फिर जो है मध्य प्रदेश यदि शांति का टापू है, तो हमारे केवल भारतीय जनता पार्टी से नहीं कहूंगा, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों प्रमुख राजनीतिक दल क्या ये आपस में तय नहीं कर सकते कि जिन महज 2 सीटों से सरकार के भविष्य पर कोई असर पड़ने वाला नहीं है, क्या इन दोनों जगह पे होने वाले चुनाव को मध्य प्रदेश की जो छवि जिस तरीके से है की कही जाती है शांतिपूर्ण, ऐसा जो है प्रोजेक्ट करने की कोशिश क्यों नहीं की जा सकती थी? क्यों नहीं चुनाव आयोग ऐसा प्रयोग कर सकता था कि कहीं पूरे भारतवर्ष में कहीं जो है ये मध्य प्रदेश एक उदाहरण प्रस्तुत करे, मध्य प्रदेश के जो उपचुनाव है वो एक उदाहरण पेश किया जा सकता है। क्यों एक महज विधायक की सीट के लिए बड़े बड़े नेता जो है, राष्ट्रीय स्तर के नेता, प्रदेश भर के नेता वहां पर डेरा डाल के बैठ जाए और लोगों आम मतदाता के ऊपर इतना ज्यादा मानसिक प्रेशर पैदा कर दे कि वो जैसा अपने विवेक से चाहते हैं वैसा ना करके और कुछ हवा की ओर देखना। हवा की आवश्यकता क्या है? यदि हमको अपना नेता चुनना है तो हमको नेता चुनना है, हमको दूसरी हवा देख करके, हवा किसकी है देख करके हवा चलाने की आवश्यकता क्यों थी? ठीक। इसी के साथ रितेश त्रिपाठी जी, रितेश जी, भाजपा ने आप पर डर की पॉलिटिक्स करने के या हम कहें भय की पॉलिटिक्स करने के आरोप लगाए हैं, क्या कहना चाहेंगे? बहुत ही अच्छा सवाल है और ये सवाल उठता है कि ये बताइए कि जिसके हाथ में सत्ता, सरकार, प्रशासन और पुलिस, कानून व्यवस्था सब उनके पास है, मिनिस्ट्री, सीएम, पीएम सारे उनके हैं,
हम किस आधार पर ये अत्याचार कर सकते हैं, किस आधार पर हम वहां पर अपराध कर सकते हैं, भय का वातावरण, कोई देश होना चाहिए। तो हवा में बातें करने, भारतीय जनता पार्टी को बातें बंद करके जमीनी स्तर पर मध्य प्रदेश में चुनाव के समय अगर इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, इस तरह हिंसा का वातावरण तैयार किया जा रहा है, तो भारतीय जनता पार्टी से मैं अनुरोध करूंगा कि उनको कुछ खुद के मतलब ऊपर विचार करना पड़ेगा। अपनी जो हरकतें हैं, उनकी जो उसकी आदत है कि चुनाव के आते ही हर स्तर पर उतर जाना, साम दान दंड भेद, ये आप देखेंगे। अभी अभी हमारी अतिथि पत्रकार बता रहे थे कि जो उनकी सीट है भार्गव जी के जो नेटिव प्लेस है, वहां भी जो है तो अपराध हो रहे हैं, वहां भी लोगों को कहा जाए तो गन पॉइंट पे रख के वोट डालने के लिए फोर्स किया जा रहा है, हवा बनाने की कोशिश की जा रही है। तो भारतीय जनता पार्टी जो लोकतंत्र की गरिमा को तार कतार करते हुए, धन बल की राजनीति करते हुए लोगों को माइंड वॉश कर रही है, प्रेशर बना रही है कि आप हमारे साथ, आपको जुड़ना ही पड़ेगा। अंतिम दिन तक शिवराज सिंह चौहान भी लोगों को अंतिम दिन तक लोग शिवराज चौहान भी वहां पर लोगों को वो बनाते रहे कि आपको मुझे वोट देना है, आपको रमाकांत भार्गव को वोट नहीं देना। इस तरह से मुख्यमंत्री स्तर के व्यक्ति को, राष्ट्रीय राजनेता को इस तरह की बातें करना, इस तरह की हल्की बातें करना और लगातार जो वोटर के ऊपर दबाव बनाना। दूसरी तरफ आपने विजयपुर से रामनिवास रावत को चुनाव का रिजल्ट आने के पहले ही मंत्री घोषित कर दिया, तो कहीं ना कहीं जनता के अंदर प्रलोभन प्रकट करना और उनको फोर्सफुली उनसे वोट देना, ये सारी बातें लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर एक धब्बा है। मैं उम्मीद करता हूँ भारतीय जनता पार्टी के नए नए नेता, जैसे कहावत है कि नया नया मुल्ला ज्यादा नवाज पड़ता है, तो जो नए नए भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, जो पार्टी भक्ति में लीन, उनसे मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि आपकी नजर में निष्पक्षता होनी चाहिए। कहीं ना कहीं कांग्रेस भी गलत करती है, इस बात को हमको कहने का साहस होना चाहिए हमारे अंदर। पर क्योंकि सावन के अंधे को हरा हीरा दिखता है, तो कुछ भी मैं कहूंगा तो उन्हें बुरा ही लग जाएगा। और सच्चाई यही कि लोकतंत्र की गरिमा को भारतीय जनता पार्टी तार तार कर रही है, जिसका आने वाले कुछ दशकों बाद इसके दुष्परिणाम दोनों ही दलों को, लोकतंत्र की भावी पीढ़ी में आने वाले खिलाड़ियों को भुगतना पड़ेगा, और इसकी जिम्मेदारी मात्र भारतीय जनता पार्टी। जी अजय जी, आपने रितेश जी को सुना, उन्होंने कहा कि लोकतंत्र का गला घोंटने का काम तो भाजपा कर रही है, आरोप हम पर उल्टे लगा रही है, क्या कहना चाहेंगे? निर्वाचन आयोग कोई दल नहीं है, लोकतांत्रिक संस्था है। और आप निर्वाचन प्रक्रिया पे सवाल उठाकर लोकतांत्रिक प्रक्रिया पे सवाल उठाते हैं। 2018 में जब आपकी सरकार बनी थी तो इसी निर्वाचन आयोग ने चुनाव करवाए थे। ये कोई अलग से नहीं आते हैं, बाहर से, पाकिस्तान से, अफगानिस्तान से, आपके मित्र देशों से। तो ये आपको समझना पड़ेगा। आप अपनी बात रखिए, चुनाव परिणाम का इंतजार कीजिए, जनता के बीच में बात पहुंचाइए, लेकिन प्रक्रिया पे सवाल उठाना है, लोकतंत्र पे सवाल उठाना है। दूसरी बात, आपके पास मुद्दे नहीं है। आप रामनिवास रावत जी की दलबदल की बात करते हैं, और जो व्यक्ति भाजपा का नेता था, निर्दलीय चुनाव लड़ा, उसको कोई उम्मीदवार नहीं मिला तो आपने विजयपुर से चुनाव लड़ा दिया। बुधनी में 8 चुनाव हारे हुए राजकुमार पटेल, जिनने 2009 में उम्मीदवारी भेज दी थी भारतीय जनता पार्टी के हाथों, और उनको 6 साल के लिए निष्कासित किया, ऐसे आदमी को आपने उम्मीदवार बना दिया। तो आपके पास कहीं कोई मुद्दा नहीं है। कांग्रेस पार्टी पूरी तरह नकारा और निकम्मा विपक्ष है, और वही निकम्मापन दिखा रहे हैं। 29 की 29 सीटें हारे हैं, चुनाव हारने वाले। मैं तो कहूंगा कि चुनाव आपने लड़ा, 23 नवंबर को परिणाम स्वीकार करना, उस दिन इधर उधर मत भागना, रुदाली रोना मत रोना। अगर आज के आंकड़ों की बात करें तो दोनों ही जो उपचुनाव हुए हैं दोनों विधानसभाओं में, उनके आंकड़े अच्छे रहे हैं, वोटिंग परसेंटेज भी अच्छा रहा है। तो ये जो अच्छा परसेंटेज रहा है, किसके पक्ष में अच्छा रहा है? छोटी सी प्रतिक्रिया जी। देखिए, कुल मिला के बात यह है कि अब तक ये धारणा बनती थी कि यदि उपचुनाव में जो है वोटिंग परसेंटेज बढ़ता है तो सरकार के खिलाफ वोट जाता है। लेकिन अब ये धारणा इसलिए नहीं है कि ये सभी को पता है कि कांग्रेस में कार्यकर्ता, जमीनी लेवल पे कार्यकर्ताओं का अभाव हो चुका है, और जो है, जो एक तो स्वतः लोग अपने सेल्फ मोटिवेशन से वोट करने जाते हैं, और दोपहर के बाद जो है जो पार्टियों के कार्यकर्ता हैं वो वोटरों को घर से निकाल करके लाते हैं और उनको प्रेरित करते हैं वोट देने के लिए। जब कांग्रेस के पास में जमीनी स्तर के कार्यकर्ता नहीं है, तो दोपहर बाद यदि वोटिंग परसेंटेज बढ़ता है तो निश्चित तौर पर वो भारतीय जनता पार्टी के वोटर हो सकते हैं जी। अच्छा, इसके अलावा एक बात मैं और कहना चाहता हूं अपनी ओर से। अभी जो है भारतीय जनता पार्टी के जो अजय सिंह यादव जी प्रवक्ता महोदय ने
बोला है कि कांग्रेस प्रत्याशी राजकुमार पटेल ने अपनी उम्मीदवारी भाजपा को बेच दी थी। क्या वो इस बात को भाजपा का आधिकारिक तौर पर भाजपा की ओर से बोला जाना कहा जा सकता है? क्या कोई पार्टी किसी दूसरी पार्टी के प्रत्याशी को खरीदती है? क्या भारतीय जनता पार्टी खरीदती है क्या? और यदि खरीदे थे तो पिछले विधानसभा चुनाव में या इसके पहले या इसके और पहले या देश में कहीं और भारतीय जनता पार्टी ने कब कब किसको खरीदा? वो भारतीय जनता पार्टी को उनकी सूची भी उजागर कर देना चाहिए। ठीक है। रितेश त्रिपाठी जी, जैसा अभी आपने अजय सिंह को भी सुना और आप पर पुराने समय से भी आरोप लगते आए हैं कि हार की डर से बयानबाजी पहले से शुरू कर देते हैं। क्या कांग्रेस में सच में बौखलाहट है? कांग्रेस में तो कोई बौखलाहट नहीं है। आपने देखा कि जिस तरह से अंतिम दिन तक भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता, चाहे शिवराज सिंह हो, चाहे मोहन यादव जी हो, जनता के सामने हाथ पैर जोड़ते हुए भिड़ाते हुए दिखे, इस बात से प्रत्यक्ष प्रमाणित होता। मैं ये नहीं कहता कि 100% कांग्रेस ही जीतेगी या भाजपा ही जीतेगी, क्योंकि ये तो बैलेट पेपर पेटियों में बंद हो चुके हैं बैलेट मशीन पे। पर जो उनकी हड़बड़ाहट है, जो उनका डर है और जो उन्होंने आतंक के साए, जो उन्होंने आतंक क्रिएट किया, लॉ एंड ऑर्डर का फेलियर, राजस्थान से गुंडे डकैत स्ट्रीट बुलाकर विजयपुर की भोली भाली जनता को प्रताड़ित करने का काम किया, गोलियां चलवाई, ये सारी बातें जो पूरा घटनाक्रम है। और खुद मेरे काबिल प्रवक्ता साथी जी ने भी बताया कि हम खरीद लेते हैं जो भी वो होती है। तो इससे भारतीय जनता पार्टी का बौनापन और जो इनके प्रवक्ता महोदय हैं उनका हल्कापन और बातों में जो इनके, मैं देखता हूँ निरंतर दिन प्रतिदिन जो पतन आता जा रहा है कांग्रेस का, निकम्मापन। तो मैं भी अगर इस तरह की भाषा शैली का प्रयोग करूं कि भारतीय जनता पार्टी की नीचता उजागर होती है इस तरह के कृत्यों से, तो क्या सह पाएंगे? ये पार्टी उस पार्टी का अनुसरण करते हैं जिसे पार्टी के प्रिंसिपल कहा जाता है। तो हर बात आप इतनी ऊंची भाषा शैली का प्रयोग करते हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता। अजय सिंह यादव जी, आप सीनियर प्रवक्ता रह चुके हैं, तो कम से कम भाषा शैली का थोड़ी सी आप ये देखिए कि आने वाली पीढ़ी जो हमारे और अपकमिंग प्रवक्ता हैं उनके सामने किस तरह की आइडियोलॉजी पेश करें। और राजनीति में भी आप कहीं ना कहीं थोड़ी सी पार्टी विद प्रिंसिपल जो आपकी पार्टी कहती रही है, तो खुले या मन से आप खरीद फरोख्त करते हैं, बात दुनिया जानती, देश जानता है। पर आप खुले, आप एक गंभीर प्रवक्ता के रूप में कम से कम पार्टी की इतनी छवि धूमिल मत करिए कि आप मन से ही अनाउंस करते जा रहे हैं, एक चैनल में बैठ के आप कहते जा रहे हैं कि हमने प्रतिपक्ष के नेता को जिसको टिकट में खरीद लिया था। अरे दुनिया जानती, धन बल के दम पर आपने इसके पहले भी चुने हुए विधायकों को खरीदा है। पर कम से कम चैनल में इस तरह की बातें करके अपनी ओछी मानसिकता और ओछी सोच भारतीय जनता पार्टी की पेश मत करिए, मैं आपसे अनुरोध करना चाहूंगा। ठीक। अजय जी, आप पर गुंडों के दम पर चुनाव लड़ने और लड़कर जीतने के लिए गुंडों का प्रयोग करने का आरोप लगा है, जवाब दीजिए। देखिए, ऐसा है कि तथ्यों से कभी भी मुंह नहीं मोड़ा जा सकता, कुतर्कों से कभी तथ्य नहीं बदलते हैं। ये तो तथ्य है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी सकारात्मक विपक्ष की भूमिका नहीं निभा पा रही है। 5 लाख से ज्यादा बड़े नेता कार्यकर्ता चले गए, रामनिवास जी जैसे वरिष्ठ नेता को पार्टी छोड़ना पड़ी, और उसके बाद कांग्रेस के नेता मशीनरी और सरकार पे सवाल उठाते हैं। कांग्रेस नकारा है और निकम्मे भी है साथ में, और जीतू पटवारी सबसे असफल अध्यक्ष सिद्ध हुए। तो असफल और नकारा को नकारा ही तो बोलना पड़ेगा, ये कोई अपशब्द थोड़ी होते हैं, ये तो सही शब्द हैं जो कि प्रमाणित है। मुझे बताइए, 29 लोकसभा सीटें आप हारे, अमरवाड़ा का उपचुनाव आप हारे, 5 लाख नेता कार्यकर्ता छोड़ के चले गए, विजयपुर बुधनी में आपकी जमानत जब्त होने वाली है। तो ऐसे में अपने आत्म हो सकता है, आप जनता के बीच में विषय नहीं रख पा रहे हैं। आप बुधनी में राजकुमार पटेल जैसे नेता को लड़ाते हैं जिसने मैंडेट भेज दिया था, आपने उसको निष्कासित किया था 6 साल के लिए। कौन सी ईमानदारी की बात आप करते हैं? विजयपुर में आए हुए नेता को लड़ाते हैं, तो काहे का? तो आप थोड़ा आईना तो देखिए, इस तरह की बातों से कुछ नहीं होता। जनता देती है डिलीवर करने पे। हमने जनता को दिया है, हमने जनता को योजनाएं दी हैं। जनता का आशीर्वाद भाजपा को इसलिए मिल रहा है क्योंकि गरीब कल्याण की जो योजना है, जो अंत्योदय की नीति है, वही सबसे बड़ा आशीर्वाद है। कांग्रेस पार्टी तो दिग्विजय सिंह जैसे और आतंकी समर्थकों की पार्टी बन के रह गई है। ऐसी पार्टी में ना कोई अच्छा नेता रहता है, ना कोई जनता वोट देती है ऐसी पार्टी को। तो जो लोग रहते हैं उनके लिए तो भगवान मालिक है। ठीक, बिल्कुल, जनता का आशीर्वाद सर्वमान्य है और उसी से आगे जो उम्मीदवार हैं उनकी किस्मत का फैसला होगा। इसी के साथ अंत में आदित्य नारायण उपाध्याय जी, एक तरफ कैबिनेट मंत्री
दूसरी तरफ पुराने भाजपाई वर्तमान कांग्रेस प्रत्याशी, हवा का रुख आखिर किस तरफ? देखिए, हवा का रुख तो क्या होता है ये तो स्पष्ट तौर पर नतीजे ही बताएंगे जी। लेकिन मुझे ये लगता है कि निश्चित तौर पर संघर्ष की स्थिति तो पैदा हो गई है, और यदि उपचुनाव में संघर्ष की स्थिति पैदा होती है और एक जो है सांसद पद को छोड़ करके विधायक का चुनाव लड़ रहे हैं एक और दूसरी ओर वर्तमान जो है मंत्री प्रदेश में कैबिनेट मंत्री रहते हुए चुनाव लड़ रहे हैं, उसके बाद भी यदि संघर्ष की स्थिति रहती है तो निश्चित तौर पर ये स्वस्थ लोकतंत्र का प्रतीक तो निश्चित तौर पर है जी। और कोई भी चुनाव जब होते हैं तो चुनाव निश्चित तौर पर चुनाव को कभी भी कमतर नहीं आंकना चाहिए और ना विरोधी प्रत्याशी को कमतर आंकना चाहिए। और निश्चित तौर पर जो चुनाव हो रहे हैं वो चुनाव जो है वो प्रदेश की राजनीति की कुछ दिशा तो तय निश्चित तौर पर करते ही हैं हर हालत में, लेकिन हिंसात्मक जो घटनाएं यदि मध्य प्रदेश में होंगी और दूसरे प्रदेशों से यदि गुंडे बदमाशों के आने की खबर होगी तो निश्चित तौर पर ये मध्य प्रदेश के लिए बहुत अच्छी खबर नहीं है। जी बिल्कुल, माफ कीजिएगा, स्वस्थ लोकतंत्र की यही पहचान है कि टक्कर हमें कांटे की देखने को मिल रही है। जनता ने जिस पर मुहर लगाई होगी 23 तारीख वह तारीख है जब दोनों के ही किस्मत का फैसला होगा, किसकी जीत होगी किसकी हार होगी, और जनता ने किसके सर पर जीत का सेहरा सजाया ये तो 23 नवंबर को ही पता चलेगा। सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए, अपने विचार रखने के लिए। आमना सामना में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।